अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम परदेस से देश तक में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। नाजरीन, परदेस में बसे ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की अपने मुल्क के लिए खिदमात यकीनन किसी से ढकी छुपी नहीं है। मुल्क को दरपेश चैलेंज से निकालने के लिए भरपूर और ये लोग सारी ज़िंदगी मेहनत करते हैं। इनकी काविशें अपने देश की मट्टी से वफा का एक मुँह बोलता सबूत होता है। लेकिन अगर तस्वीर का दूसरा रुख देखा जाए तो तारिकीन वतन को आए रोज़ तरह तरह के मसाइल का सामना भी करना पड़ता है, जिनमें से ज़्यादातर जो मसाइल होते हैं वो इनकी जायदादों पर नाजायज़ कब्ज़ों से जुड़े होते हैं। ओवरसीज़ पाकिस्तानी दयार गैर में रहकर साल जो मेहनत करते हैं, कई गुना जो कमाई करते हैं, इसे अपने मुल्क में सरमायाकारी करते हैं। मुख्तलिफ हाउसिंग स्कीम में प्लॉट्स लेते हैं ताकि मुस्तकबिल में यहाँ अपना घर बना सकें, अपने मुल्क में जब वो वापस आएँ और बेहतरीन ज़िंदगी गुजार सकें। हर एक का ही ख्वाब होता है, लेकिन मौजूदा हालात व वाक़यात से लाइल्म होने की वजह से वो मुख्तलिफ झांसों में आ जाते हैं, धोखे में आ जाते हैं और जो उनकी बच्ची कुची सरमायाकारी होती है वो भी दाव पर लगा बैठते हैं। और ऐसे हालात में सिवाय मौजूदा हुकूमत की जानिब से कायम करदा इदारों से रुजू करने के अलावा उनके पास कोई और चारा बाकी नहीं रह जाता। नाज़रीन, ये इदारे किस किस्म के मसाइल को डील करते हैं? ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की दादरसी के लिए कौन कौन सी पॉलिसियाँ मुरतब की जाती हैं? वफाक से जुड़े मसाइल को कौन से जो इदारे हैं वो डील करते हैं? ओवरसीज़ पाकिस्तानियों से जुड़े जो मसाइल होते हैं और ऐसे इदारों को किन किन चैलेंजेस से इनका वास्ता पड़ता है, कौन कौन से चैलेंजेस उनको देखने पड़ते हैं, कौन कौन से ऐसी रुकावटें हैं जिनके बायस ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की सुनवाई में मसला होता है, ताख़ीर का उनको सामना करना पड़ता है। मुख्तलिफ ममालिक में मौजूद पाकिस्तानी सिफारत खाने तारकीन वतन की रहनुमाई में किस हद तक दिलचस्पी ज़ाहिर करते हैं, क्योंकि सिफारत खानों से सुनवाई ना हो पाने और बेहतर सहूलियात ना देने के गिले भी अक्सर हम मुतासरीन से इस प्रोग्राम में सुनते हैं और इन्हीं मसाइल को डिस्कस करते हैं। इसके अलावा हम ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की दादरसी के लिए कायम करदा जो इदारे हैं उनके मुतालिक भी जानेंगे कि गुज़श्ता हुकूमत की मौजूदगी में इस अदारे पर कई सवालात उठाए गए कि ये इदारा फ़आल नहीं है। ये इदारा कंप्लेन तो मौसूल कर लेता है लेकिन उस पर बरवक्त और फौरी कार्रवाई करना शायद उनके लिए मुमकिन नहीं हो पाता। ये वो सारे सवालात हैं जो आज के प्रोग्राम में हम मौजूदा हुकूमती इदारों के जो नुमाइंदगान हैं उनसे करेंगे और ये जानेंगे कि साबका हुकूमत और मौजूदा हुकूमत की ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की दादरसी के लिए बनाई गई पॉलिसियों में आखिर वाज़े फ़र्क है क्या, मौजूदा हुकूमत क्या कर रही है, ओवरसीज़ पाकिस्तानी कैसे इन इदारों तक रसाई हासिल कर सकते हैं। आज हमारे साथ प्रोग्राम में शामिल हैं ओवरसीज़ कमीशन पंजाब के वाइस चेयरपर्सन वसीम अख्तर साहब हैं, वफाकी मोहतसिब के तर्जुमान हाफिज़ एहसान साहब हैं। इसके अलावा लंदन में मौजूद हमारे ब्यूरो चीफ गुलाम हुसैन आवान भी हमें ज्वाइन कर रहे हैं और माहिर कानून आफ्ताब बाजवा भी इस प्रोग्राम का हिस्सा हैं। सबसे पहले हम अपने ब्यूरो चीफ से बात करेंगे, गुलाम हुसैन आवान से। वो बेहतर तौर पर सबसे पहले हमें सारी जो तस्वीर है वो उसकी मंजर कशी कर देंगे कि किस हद तक मसाइल जो हैं हल होते हैं। जब से ख़ासकर हमने ये प्रोग्राम शुरू किया है लोगों को मसाइल क्या आ रहे हैं, हमारा जो प्लेटफॉर्म है इसके ज़रिए हम आला हुकाम तक आवाज़ तो पहुंचा देते हैं लेकिन उसके बावजूद क्या रुकावटें आ रही हैं जिन लोगों के मसाइल हैं। गुलाम हुसैन, आपसे शुरू करती हूँ। गुलाम हुसैन, आप भी जानते हैं अरसे से हम ये प्रोग्राम कर रहे हैं, हमारा जो चैनल है ये प्रोग्राम है ये ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की आवाज़ बना है। जो उनके मसाइल हैं, जो पाकिस्तान में उनकी जायदादों पर कब्ज़े के मसाइल हैं, हम उनके मुतालिक आवाज़ उठाते हैं। तो ज़रा ये बताइएगा कि हम तो अपना फ़र्ज़ भरपूर तरीके से निभा रहे हैं, इनके जो मसाइल हैं उनको आला हुकाम तक पहुँचा रहे हैं, लेकिन रुकावटें क्या पेश आ रही हैं इन लोगों को उन मसाइल के हल में? हमें ये एहसास हासिल है कि हमारे टीवी चैनल ने जब से ये प्रोग्राम शुरू किया है तो हम कम से कम लोगों की आवाज जरूर बने हैं, हम लोगों के जो मसाइल हैं आला हुकाम तक पहुंचा रहे हैं। अब वहां पर जाके मसला कहाँ पे होता है वो आपको मैं थोड़ा सा बता देता हूँ कि देखें, जो ये पीटीआई की हुकूमत है ये इसकी ओवरसीज में बहुत फॉलोइंग है। 80 लाख से ज्यादा ओवरसीज पाकिस्तानी जो पाकिस्तान से बाहर बसते हैं और तकरीबन 25 बिलियन से ज्यादा जो है वो ज़र मुबादला भी पाकिस्तान भेजते हैं। बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूशन है इनकी। लेकिन आप देखें कि जो वफाकी हुकूमत है उन्होंने अभी तक समुद्र पार पाकिस्तानियों का वजीर भी नहीं बनाया। और दूसरी बात यह है कि जो जुल्फी बुखारी साहब है जो कि प्राइम मिनिस्टर के एडवाइजर हैं, वो यहाँ पर आए थे पिछले दिनों
लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो पीटीआई के वर्करों से खिताब करके वापस चले गए। हालांकि देखें वो एक वजीर आजम के अगर नुमाइंदा थे तो उन्हें एक क्रॉस पार्टी जो पाकिस्तानी बसते हैं उनसे खिताब करके उनके मसाइल भी सुनने चाहिए थे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऐसा नहीं हुआ। और अभी भी जो हमारा ओपीएफ है, मैं कहूँगा कि जो सबसे फाल अदारा ओवरसीज पाकिस्तानियों का समझा जाता है, चूंकि पूरी दुनिया में जितने भी ओवरसीज पाकिस्तानी हैं वो इसमें कंट्रीब्यूट भी करते हैं और इसके जो फंड्स भी मेरा ख्याल है वो अरबों में है। जो उनके अपने फंड्स होते हैं, इनकी अपनी सोसाइटीज हैं मुख्तलिफ शहरों के अंदर जो कि लोगों को फैसिलिटेट ऑब्वियसली करते हैं। ओवरसीज पाकिस्तानी जो बच्चे हैं पाकिस्तान के अंदर उनके लिए बड़े आला किस्म के स्कूल भी ये चलाते हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली अभी तक जब से ये नई हुकूमत आई है इनका अभी तक ओवरसीज जो ओपीएफ जिसको कहते हैं ओवरसीज पाकिस्तानी फाउंडेशन, इसका अभी तक चेयरमैन ही नहीं लगा सकेंगे। और इसको जो एक सेक्रेटरी है जो शायद 20वें 21वें ग्रेड के ब्यूरोक्रेसी के, उसके तहत इस अदारे को चलाया जा रहा है। देखिए जब ओवरसीज पाकिस्तानी इतनी ज्यादा फॉलोइंग है पीटीआई की पूरी दुनिया में, तो उनको बहुत ज्यादा तौक़ुआत भी है इस हुकूमत से कि ये उनके मसाइल हल करेगी। लेकिन एक कंप्लेंट सेल भी बनाया गया था ना बाहर के लोगों के लिए कि लोग कंप्लेन कर सकेंगे यहाँ पर डायरेक्टली ओवरसीज अपने मसाइल के हल के लिए, वो किस हद तक फाइल है वो सिस्टम ओवरसीज के लिए? वो ऑनलाइन मेरा ख्याल है आपको बड़ी हैरानगी होगी ये सुन के, मेरी ऑनलाइन बनाया गया था। लेकिन उसके अंदर जब लोग अपनी जो एप्लीकेशन तो फाइल कर देते हैं, लेकिन जिस तरह से उनको तवक्को होती है कि उनको रिस्पॉन्स मिलेगा शायद वो नहीं मिलता। और उसकी वजह ये भी है कि जो नए अदारे बनाए गए जिस तरह ओपीसी है, ये मेरी लास्ट प्रोग्राम में भी बात हुई थी, वाइस चेयरमैन साहब जो है वसीम अख्तर साहब प्रोग्राम में मौजूद है, बाद में अपना ज़ाहिर मौक़िफ़ देंगे। लेकिन बात सिर्फ ये है कि जब तक उन्हें ऐसे इख्तियारात नहीं दिए जाएंगे कि जब तक वो कोई फैसला कुन कार्रवाई कर सके, तो यकीन करें इस तरह के आप 10 अदारे भी बना लें उसका कोई फायदा नहीं होगा। इस वक्त भी अगर आप देखें, मैंने पिछले प्रोग्राम में बताया था, फिर आपको थोड़ा सा रिपीट कर देता हूँ कि ओपीएफ है जिसको ओवरसीज पाकिस्तानी फाउंडेशन कहते हैं, ओपीसी है ओवरसीज पंजाब कमीशन है, इसके अलावा वजीर आजम हाउस के अंदर ग्रीवेंस सेल है, एफआईए के अंदर एक सेल है, इसके अलावा वफाकी महोत्सव का अदारा है जो ओवरसीज पाकिस्तानियों के मसाइल सुनता है, सूबाई महोत्सव के अदारे हैं। तो बहुत सारे अदारे हैं। सबसे बढ़कर जुल्फी बुखारी जिस पर्पस के लिए उन्हें लाया गया था कि ओवरसीज पाकिस्तानियों की वो आवाज बनेंगे, वो ही नहीं सुन रहे हैं। हैरानगी की बात हमारे लिए ये है। वसीम अख्तर, उसकी वजह ये है कि जब जी एक मिनट शायद आखिरी बात कर दूं, जुल्फी बुखारी इसलिए शायद कोई हेल्प नहीं कर सकते कि जब सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें इजाजत दी तो उन्हें कहा कि आप कोई इंतजामी इख्तियार इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो जब एक बशीर वजीर आजम का इंतजामी इख्तियारात इस्तेमाल नहीं कर सकता तो उसको फिर शो पीस बनने की क्या जरूरत है वहां पर। फिर वो जब मसाइल ओवरसीज पाकिस्तानियों के हल ही नहीं कर सकता, तो जब ओपीएफ का चेयरमैन के इख्तियारात भी वो इस्तेमाल नहीं कर सकता, तो फिर वहां पर बैठने का मुझे नहीं समझ लगती कि क्या फायदा है। तो किस तरह ओवरसीज पाकिस्तानियों के वो मसाइल हल कर सकते हैं। सही। प्रोग्राम में वक्त एक छोटी सी वक्फे का, वापस आते हैं छोटे से वक्फे के बाद। प्रोग्राम में एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। ओपीएफ का इदारा उस तरीके से हेल्पफुल नहीं है ओवरसीज़ के लिए। ओवरसीज़ पंजाब कमीशन लोगों को आपसे तवक्कुआत हैं, जिस तरह गुलाम हुसैन अवान ने बताया कि बाहर बहुत ज़्यादा फॉलोइंग है तहरीक इंसाफ की, तो लोगों ने ज़ाहिर है एक उम्मीद पर, एक आस पर वोट दिए हैं तहरीक इंसाफ की हुकूमत को। क्या वजह है कि ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के जो मसाइल हैं पाकिस्तान में जुड़े, ख़ास करके जायदादों से मुतालिक, उनकी प्रॉपर्टी से मुतालिक, कोई सुनता ही नहीं है, उनके मसाइल को कोई एड्रेस ही नहीं करता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू शाजिया। मैं गुलाम हुसैन साहब को थोड़ी सी तफसील बताता चलूँ अपने व्यूअर्स को भी। पहली बात तो ओपीएफ जो है वो डायरेक्ट ओवरसीज मिनिस्ट्री के अंडर आता है, उससे ओपीसी का कोई ताल्लुक नहीं है। लेकिन इसके बावजूद हमारी 2 दिन पहले मीटिंगें हुई थी। वजीर आजम टास्क फोर्स फॉर एम्प्लॉयमेंट एंड वेलफेयर जो वजीर आजम साहब ने बनाई है, उसका मैं भी मेंबर हूँ। तो उसकी 2 दिन पहले इस्लामाबाद में मीटिंग थी। उधर क्योंकि हमारे जो ओपीसी के जितने मसाइल फेडरल के मुतल्लिक़ है वो भी हम ओपीएफ को ही भेजते हैं। तो मैंने ये क्वेश्चन रेज किया था कि ओपीएफ में हमारे कुछ एप्लीकेशन वो केसेस पेंडिंग है,
तो उसको जल्दी से सॉल्व किया जाए। तो तब उन्होंने ब्रीफिंग दी थी कि जो जुल्फी बुखारी साहब भी उधर मौजूद थे, तो जुल्फी बुखारी साहब के जो पोर्टल पे अब तक कंप्लेंट्स रजिस्टर हुई हैं वो 328 कंप्लेंट्स थी आई थिंक, और उसमें से 320 ऑलरेडी रिजॉल्व हो चुकी हैं। असल में मसला ये है कि जो हमें ये बहुत सारे केसेज हमने टेक ओवर किया है, तो मेरे अपने अदारे की 8,000 से ज्यादा केसेज जो पेंडेंसी थी पड़ी थी, जो पिछली गवर्नमेंटों ने हल नहीं किए हुए थे, तो वो एक दिन में, 2 दिन में या 4 दिन में जो पिछली गवर्नमेंटों ने 8,000 केस छोड़ा हुआ है, वो इतनी जल्दी वो हल तो होने वाला नहीं है, उसको टाइम लगेगा। और दूसरी बात, सबसे बड़ी बात यह है कि जो अदारे को फाल करने के लिए था, उसके लिए मैंने पूरी कोशिश अपनी की है। हमने जो नया कॉन्स्टिट्यूशन लेके आ रहे हैं उसका मसवदा जो लास्ट बोर्ड में, जो हमारे बोर्ड की मीटिंग थी, हमारे वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार साहब ने वो मीटिंग चेयर की थी, और उसमें मीटिंग के 23-24 मेंबर हैं, सारे के सारे मौजूद थे उधर। उसमें एक मसवदा पास हो गया है, जैसे कि मेरे भाई ने कहा है कि इख्तियारात ना होने की वजह से भी मसाइल नहीं हल हो रहे हैं, तो हमने उसमें इख्तियारात जो नए कॉन्स्टिट्यूशन में मांगे हैं। लेट्स होप के इंशाल्लाह वो जो हमने जो कॉन्स्टिट्यूशन नया ड्राफ्ट करवाया है एडवोकेट जनरल और डिप्टी एडवोकेट के जनरल को साथ लेके वो पास हो जाता है, तो उसमें हमने बहुत सारे इख्तियारात ऐसे मांगे हैं। क्योंकि पहले देखेंगे इस अदारे में आपको अदारा तो आपने कॉन्स्टिट्यूट कर दिया, इधर आपने बिठाया हुआ है DIG भी बिठाया हुआ है, इधर आपने कमिश्नर भी बिठाया हुआ है, फिर आपने इधर DG भी दिया हुआ है, फिर और तकरीबन 5 डायरेक्टर्स हैं जो कहीं न कहीं किसी न किसी जगह अपनी अदालत चलाते रहे हैं, और उन सबको बिठा के इधर हमें पोस्ट ऑफिस बना दिया गया जी, दरखास्तें आगे फॉरवर्ड करते जाएं। तो मैंने ये मतलब कि नए कॉन्स्टिट्यूशन में ये इख्तियारात मांगे हैं कि ये जो इधर जो जितने भी ऑफिसर्स बैठे हैं ये केसेस सुन सकेंगे, और फिर आर्टिफिशियल बोर्ड का हमने अमेंडमेंट, कोई कानून साजी, कोई इख्तियारात के लिए कुछ करना पड़ेगा? हाँ जी, ऑफ कोर्स ये हमने नया कानून जो है, क्योंकि पहले उसका था कि हमारे बोर्ड को मुतफ़क़ा तौर पे मसवदा उसने पास किया, उसके बाद वो जो हमने कानून नया कॉन्स्टिट्यूशन बनाया है वो क्योंकि इंडिया में सेम कानून लागू है, हमने इंडिया तो सूबाई असेंबली से कानून पास करवाना होगा पहले। हाँ जी, होता ही है कि पहले अभी एडवोकेट जनरल साहब दोबारा प्रेजेंट करेंगे बोर्ड की अगली मीटिंग में, बोर्ड पास कर देता है तो उसको फिर हम असेंबली भेजेंगे, तो अगर वो असेंबली से पास हो जाता है तो फिर लागू होगा, और मैं बहुत होपफुल हूँ अगर वो कानून लागू हो जाता है। लेट्स सी के अभी अपोजिशन भी है, दूसरी जमातें भी हैं, वो किस तरह रिएक्ट करती हैं। ऑब्वियसली असेंबली से जब पास होना है तो उसमें बहस तो होगी, और ऑब्वियसली फिर हमने बहुत सारे, क्योंकि इसमें होता यह है कि बहुत सारे अदारे भी जो अपना काम सही से नहीं कर रहे, इस वजह से भी ओवरसीज के मसाइल हल नहीं हो रहे, तो हमने जो अदारे भी ठीक काम नहीं कर रहे उनके खिलाफ भी, जो अगर बंदा सही कोई अदारा हमें रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन नहीं देता या गलत इन्फॉर्मेशन देता है या कोई टेम्परिंग के मामला हैं, तो उनके खिलाफ भी सजाएं तजवीज़ की हैं कि उनको भी लायबल होना चाहिए, उन्हें जिम्मेदार होना चाहिए, अगर वो गलती करते हैं तो उनको उसकी सजा मिलनी चाहिए। इसी तरह ऑफिसर्स हैं, तो जब तक अदारों को मजबूत नहीं किया जाएगा तब तक ये मसाइल हल होने वाले नहीं है। और मुझे सबसे बड़ा एतमाद मेरा इस चीज का है कि हमारे जो वजीर आजम हैं वो कमिटेड हैं इस चीज पे कि वो ओवरसीज को रिलीफ देना चाहते हैं। मेरी वजीर आजम से भी यही है, वो भी कमिटेड हैं, वो रिलीफ देना भी चाहते हैं, लेकिन लोग तो एट द एंड पूछेंगे ना, आपके चाहने या ना चाहने से कोई फर्क नहीं पड़ता, लोगों को प्रैक्टिकली ऑन ग्राउंड चीजें चाहिए, उनको उनके मसाइल का हल चाहिए। मैं बताता हूँ उनके मसाइल के हल के लिए देखेंगे, एक अदारा जो है उसने कानून के मुताबिक चलना होता है। समहाउ ये जो अदारा बनाया गया है इसमें सिर्फ जो है केसेस फॉरवर्ड करने की अगले अदारों को कॉन्स्टिट्यूशन में रखा गया है, तो अगर रिलीफ देनी है तो वो अदारे का जो कॉन्स्टिट्यूशन वो चेंज करना जरूरी है, और उसी पे हम काम कर रहे हैं। और ऑब्वियसली हमारी हुकूमत जो है इसमें पूरी तरह भरपूर किरदार अदा कर रही है। मैंने ब्रीफिंग ली है, खान साहब से भी ब्रीफिंग ली है, हमारे जो प्राइम मिनिस्टर है मैंने जुल्फी बुखारी से भी ब्रीफिंग ली है, मैंने हमारे जो वजीर आला है उनका भी पूरा इंटरेस्ट है। तो वो एक कानून बन गया है, अभी बोर्ड में पास होकर वो असेंबली में चले जाएगा, और इंशाल्लाह उस पे हम उसको पास करवा के रहेंगे। जैसे ही वो पास होता है तो जितने ये मसाइल हैं इंशाल्लाह ये बहुत जल्द हल की तरफ चलना शुरू हो जाएंगे। और मीनवाइल भी हम रुके नहीं हैं, इसके बावजूद जब मैंने टेक ओवर किया है तो रिजॉल्व एप्लीकेशंस जो थी 38% थी, जो कि आज 40% हैं। मैंने किया यह है कि जितने देखिए यहाँ पर सबसे ज्यादा जो मसाइल जुड़े हैं ना वो लोगों की प्रॉपर्टी से मुतालिक हैं, कब्जों से मुतालिक है। तो यहाँ पर जो कब्जा माफिया, जी गुलाम हुसैन, शाजिया बिल्कुल आपने ठीक कहा कि ज्यादातर मसाइल जो है ना वो
ज्यादातर मसाइल बिल्कुल प्रॉपर्टियों के मुतल्लिक है। लेकिन जो उससे एक और बड़ा मसला है ना यहाँ पर, वो ये है कि जैसे यहाँ पे वो पाकिस्तानी बरतानिया में दूसरे ममालिक में भी होते हैं, अगर उनको पासपोर्ट अपना रिन्यू करना पड़ जाए और पासपोर्ट के अंदर थोड़ा सा भी कोई मसला है, कोई स्पेलिंग का है या नाम की गलती है, तो उनको 2-2 साल लग जाते हैं। पाकिस्तान को भेज देते हैं जी, इंक्वायरी के लिए भेज रहे हैं। भी जब बंदे का आईडी कार्ड मौजूद है, इसका मतलब वो पाकिस्तानी शहरी है, तो इतनी ज्यादा देर नहीं होनी चाहिए। आज मेरी एक शख्स से बात हो रही थी, मैसेज जब मैंने उनसे कॉन्टेक्ट किया, तो एक बंदा 3 साल, तकरीबन 3.25 साल हो गए उसको, उसका पासपोर्ट ही पाकिस्तान से वेरीफाई होकर नहीं आ रहा। और वो कह रहा जब मेरा पहले पासपोर्ट भी बना हुआ था, थोड़ा सा स्पेलिंग में फर्क था, और जब पाकिस्तान भेजा तो उन्होंने कहा कि जी अभी भी इंक्वायरी हो रही है। फिर वो पाकिस्तान राब्ता करता, कहते जब इंक्वायरी हो रही, प्रोसेस कंप्लीट नहीं हुआ। उसने फाकी मौसम में उसके खिलाफ दरखास्त दे दी, तो तकरीबन 7-8 माह हो गए हैं, फाकी मौसम में भी दरखास्त पेंडिंग है। तो ऐसी सूरत हाल में बाकी वो क्या करे कि जब वो तो एक वैसे ही नादरा की जो सिस्टम के अंदर उसकी नहीं बन रहा चले, अब फाकी मौसम में दरखास्त ही वहां पे भी 7 महीने से पेंडिंग है। तो इस तरह के ये जो मसाइल है ना, उसकी वालदा पीछे फोत होगी, बेचारा वहां पे भी नहीं जा सका। तो इस तरह के जो मसाइल है ना, उसके ऊपर कोई कानून साजी ऐसी होनी चाहिए कि जो पाकिस्तानी शहरी है उसके ये वाला जो पासपोर्ट का प्रोसेस है ना, वेरिफिकेशन का, उसमें कम से कम एक टाइम फ्रेम फिक्स हो जाए, 3 महीने का हो जाए, 2 महीने का हो जाए, जो मुतलका अदारे हैं। मुझे प्रोग्राम में एक ब्रेक लेनी है, वापस आते हैं एक ब्रेक के बाद। प्रोग्राम में एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। जी वसीम अख्तर साहब, फिर मुझे जरा विफाक का भी मैं एक चीज तो आपको बताता चलूं कि इन्होंने, गुलाम हुसैन साहब ने लास्ट टाइम एक पॉइंट रेज किया था कि जो फिंगरप्रिंट्स का मसला है, जो कार्ड इधर से बनते हैं उनके फिंगरप्रिंट्स वेरीफाई नहीं होते। ये जो मीटिंग हमारी हुई थी लास्ट टाइम, मैंने बताया कि वो चेयरमैन टास्क फोर्स की जो मीटिंग थी उसमें चेयरमैन नादरा भी मौजूद थे, और मैंने जो इनका ऑब्जेक्शन था वो उधर रेज किया था, उन्होंने एक्सेप्ट किया है, क्योंकि वो फिंगरप्रिंट्स पहले कागज पे लेते हैं तो फिर आगे ट्रांसफर होते हैं, इस वजह से प्रॉब्लम हो रहा है। तो उन्होंने मुझे यकीन दहानी दिलवाई है कि वो नई एक ऐप लेके आ रहे हैं कि जो ऑनलाइन आप कार्ड अप्लाई करते हैं अगर यूके से या कहीं और मुल्क से, तो वो ऐप के थ्रू, अपने फोन के थ्रू जेन्युइन फिंगरप्रिंट दे सकेंगे, तो ये मसला रिजॉल्व हो जाएगा। फिर इन्होंने एक मसला उठाया था कि जी कार्ड 2 हैं, आईडी कार्ड 2 हैं, तो इनको एक क्यों नहीं करते, एक नाइट कॉप है, एक ओवरसीज कार्ड है। तो मैंने इसकी ब्रीफिंग भी उनसे ली थी। असल में मसला यह है कि एक कार्ड हम इशू करते हैं, जो लोग ब्रिटिश नेशनल हैं, वो वॉलंटरी है या उन्होंने पाकिस्तानी नेशनलिटी ली नहीं है, छोड़ चुके हैं, लेकिन सिर्फ उनके पास एक नेशनलिटी है, तो उनको एक कार्ड इशू किया जाता है। एक कार्ड इशू किया जाता है जो ड्यूअल नेशनल है। तो जो ड्यूअल नेशनल हैं उनको क्योंकि वोटिंग का राइट पहले नहीं था, तो उसके लिए वो कार्ड इशू किया जाता था। इस वजह से दोनों कार्डों का होना जरूरी था। एक कार्ड पे वोटिंग राइट आपका है, एक पे नहीं है, तो इस वजह से 2 कार्डों का इशू था, उसको भी हम रिजॉल्व कर रहे हैं। तीसरा भी इन्होंने जो पासपोर्ट का मसला रेज अप किया है, ये एक इंडिविजुअल का मसला हो सकता है। पासपोर्ट का सिस्टम बड़ा ही फास्ट है, इसके लिए मैं बताता चलूं कि अगर इन्हें कोई ऐसा इशू आ जाता है कि पासपोर्ट इनके रिन्यूअल में कहीं प्रॉब्लम आती है, कोई इमरजेंसी है, तो आप लैंडिंग पेपर अपनी एम्बेसी के थ्रू लैंडिंग पेपर ले सकते हैं, जो आपके 2 दिन में या सेम डे भी अवेलेबल है, कि आपने अपनी डिटेल देनी होती है, तो आपकी डिटेल लगा के वो आपको लैंडिंग पेपर दे देते हैं अपने मुल्क में जाने के लिए। और ये मसला रेजअप इन्होंने किया है, मैं दोबारा हमारी मीटिंग हुई। एक मिनट वसीम अख्तर साहब, 1 सेकंड। जी वसीम अख्तर साहब, थोड़ा सॉरी, मैं आपकी थोड़ी तस्दीक कर दूं। वो जो नॉर्मल पासपोर्ट का प्रोसीजर है ना, वो फाइन है, वो एम्बेसी के अंदर ठीक चलता है। ये मसला वहां पे आता है कि जब यहाँ पर देखिए, जब ओवरसीज में पाकिस्तानी आते हैं ना, बहुत सारे लोगों के मसाइल होते हैं। यहाँ पर कोई अगर किसी के पासपोर्ट के स्पेलिंग में फर्क आ गया, कोई ऐसी चीज में आ गया, तो होता पाकिस्तानी है वो, लेकिन वो जब उसके डॉक्यूमेंट बाई लॉ वेरिफिकेशन के लिए जब पाकिस्तान जाते हैं ना, तो वहां पर जो मुतलका अदारे हैं ना, वो इतना इंटरेस्ट नहीं लेते, वो टाइम लगाते हैं। हाँ, मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि उसके लिए ना, जब किसी भी एम्बेसी से कोई ऐसा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाए ना, उसका एक टाइम फ्रेम आप फिक्स करवा दें, 2 माह करवा दें, 3 माह करा दें, 6 माह करा दें, एक टाइम फ्रेम फिक्स हो। सही, ठीक है। जरा हाफिज एहसान साहब से भी मुझे उनका मौक़िफ़ लेने दें, आप दोबारा इस पे हम बात करते हैं। हाफिज साहब, आपका क्या इस पर मौक़िफ़ है? जी आपका जी बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने बड़ा इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है उसको बार बार रेज़ करते हैं, और मैंने आपके जो दोनों पार्टिसिपेंट्स हैं उनकी गुफ्तगू भी सुनी है। मैं थोड़ा सा आपको वफाकी मोहतसिब के बारे में बताऊंगा, और बड़ा प्राउडली इस चीज़ को कहूँगा कि वफाकी मोहतसिब का वो इदारा है
को जितनी भी मैल एडमिनिस्ट्रेशन के इश्यूज़ हैं फेडरल गवर्नमेंट से रिलेटेड उनको रिजॉल्व करता है। और हमने पिछले साल 70,000 से ज़्यादा कंप्लेंट्स को एड्रेस किया है। इसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए पाकिस्तान के अंदर जो सबसे पहले लीड ली वो वफाकी मोहतसिब ने ली ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ के ग्रीवेंसेस को एड्रेस करने के अंदर, और 2014 के अंदर इस चीज़ को डिस्कस किया गया और 2015 के अवाइल के अंदर एक स्पेशल सेल ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ के लिए बना और मैं एज ए ग्रीवेंस कमिश्नर फॉर ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ वफाकी मोहतसिब के तौर पे काम कर रहा हूँ। हमने जब इन सारी चीज़ों को एनालाइज़ किया और उसके अंदर हमने ये देखा कि जो फेडरल गवर्नमेंट से रिलेटेड इश्यूज़ हैं वो तकरीबन 42 मिनिस्ट्रीज़ हैं जो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान के नीचे काम करती हैं, उनसे जो रिलेटेड इश्यूज़ थे हमने उनको भी एड्रेस करने की कोशिश की। और उसके बाद जो लोगों के प्रॉपर्टीज़ के इश्यूज़ थे उसको एड्रेस इस तरह करने की कोशिश की कि ये जितने भी केसेस जब प्रॉपर्टीज़ के आते हैं तो उसके अंदर इस्लामाबाद की हद तक चूँकि वफाकी मोहतसिब की जुरिस्डिक्शन है, हमने CDA के अंदर वो तमाम हाउसिंग सोसाइटीज़ जो हैं उनको नोटिफाई करवाया कि आप अपनी वेबसाइट्स पर डालें और इन पे इन्वेस्टमेंट ना करें, और जहाँ जहाँ हमें प्रॉब्लम्स आए हमने उनको एड्रेस किया जी। दूसरा ये है कि ये प्रॉब्लम प्रॉपर्टीज़ का आता है और लोग कोर्ट्स के अंदर चले जाते हैं, चूँकि ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ बाहर होते हैं तो वो टाइम टेकिंग करते हैं। तो हमने ये मामला सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से टेकअप किया और वहाँ के ऊपर तमाम चीफ जस्टिस ने हमारी इस प्रपोज़ल को कंसिडर किया, और अब पाकिस्तान के हर हाई कोर्ट इंक्लूडिंग सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक ओवरसीज़ पाकिस्तानी सेल है जो ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ के इन इश्यूज़ को देखता है जो कोर्ट रिलेटेड है। और हमने उन्हें रिक्वेस्ट की हुई है कि जी कोई केस जो है उसका 6 माह से ज़्यादा नहीं चलना चाहिए। और मैं आपके प्रोग्राम के तवज्जो से ये कहता हूँ कि ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ का जहाँ भी पाकिस्तान के अंदर कोई केस है और उसके अंदर डिले है तो वो कंसर्न चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट से बात करे, उन्हें एप्लीकेशन दे तो उस केस को टेकअप करते हैं। थोड़ा सा फोकस करें कि आपका इदारा वफाकी मोहतसिब किन किन मसाइल को ज़्यादा डील करता है ओवरसीज़ के? मैं अब दूसरे में अब आ जाते हैं उस चीज़ के अंदर कि जो वफाकी हुकूमत से रिलेटेड है, जिसमें पासपोर्ट्स का भी इशू रेज़ हुआ है, नादरा का इशू रेज़ हुआ है, हमारे जो फॉरेन मिशंस हैं उनका इशू रेज़ हुआ है। तो हमने 3-4 बुनियादी चीज़ें जो हैं वो मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा जो हमने की हैं कि अब पाकिस्तान के अंदर हमने ये फ़ैसला किया और उस पर इम्प्लीमेंट हो रहा है कि किसी भी ओवरसीज़ पाकिस्तानी को पासपोर्ट बनवाने के लिए, रिन्यूअल करवाने के लिए किसी भी एम्बेसी के अंदर जाने की ज़रूरत नहीं है। वो अपने घर बैठ के ऑनलाइन जो है वो नादरा का कार्ड भी बनवा सकता है और वो अपना पासपोर्ट भी रिन्यूअल करवा सकता है। तो ये जो जितनी लंबी क्यूज़ लगी हुई थी हमने इन सारों को ख़त्म किया और उसका रिज़ल्ट्स ये निकला है कि लोगों को पासपोर्ट्स जो हैं वो टाइमली मिलना शुरू हो गए। अच्छा। दूसरा जो अभी इशू रेज़ हुआ था वो था पासपोर्ट्स की इंक्वायरीज़ का जो पाकिस्तान के अंदर आती थी और बड़ा लंबा टाइम लगता था। हमने इसके अंदर मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर को ऑन बोर्ड किया, पाकिस्तान के जो 7 IGs हैं उनको ऑन बोर्ड किया और उसके अंदर हमने ये तय किया कि जी 30 दिन से ज़्यादा कोई वेरिफिकेशन का मामला पाकिस्तान के अंदर पेंडिंग नहीं होना चाहिए और ये सारी चीज़ें जो हैं मंथली बेसिस के ऊपर इनको मॉनिटर करते हैं। उस वेरिफिकेशन प्रोसेस को हमने और स्ट्रीमलाइन इस तरह कर दिया है कि अगर आपका ऑलरेडी पासपोर्ट बन गया है और आपने दोबारा पासपोर्ट्स के लिए गए हैं तो पाकिस्तानी शहरी को कोई पुलिस वेरिफिकेशन की ज़रूरत नहीं है जी। अच्छा। आप बिल्कुल स्ट्रेट अवे जाएं और अगर आपको दोबारा को बंदा कहता है इस चीज़ के कि आपकी वेरिफिकेशन पाकिस्तान के अंदर गई है तो आप वफाकी मोहतसिब को बताएं और हमने हर 1 माह के बाद जो है तमाम मिशंस को हम सर्कुलेट करते हैं कि जी अगर कोई ऐसी चीज़ है वेरिफिकेशन के नाम के ऊपर तंग किया जा रहा है तो आप हमें बताएं जी। तो आपके प्रोग्राम के तवज्जो से मैं ये कहना चाहूँगा कि किसी भी ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ का पुलिस वेरिफिकेशन से रिलेटेड इशू रिन्यूअल ऑफ पासपोर्ट के हवाले से बिल्कुल नहीं है। अगर वो आपके नोटिस में आती है, आपको कहा जाता है तो आप वफाकी मोहतसिब की जो वेबसाइट है उस पर आएँ या मेरा जो नंबर्स है वो वफाकी जितने भी हमारे पाक मिशंस हैं उनकी वेबसाइट से भी अवेलेबल है। दूसरा जो हम करते हैं वो ये है लीगल एंड काउंसलर एक्सेस जो है जो ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ हमारे किसी न किसी तरीके से जो बाहर के मुल्कों के डिटेंशन सेंटर्स के अंदर हैं या जेल्स के अंदर हैं तो उनकी हम श्योर करते हैं कि उन सारी जो उनको लीगल एक्सेस है वो भी मिले और उस एक्सेस के अंदर वो पाकिस्तान के अंदर वापस आएँ। अभी हमने रिसेंटली टेकअप केस किया था सऊदी अरब का, जो क्राउन प्रिंस यहाँ पे आए उसका हमने फॉलो अप किया है और उसमें काफ़ी लोग पाकिस्तान के अंदर आ गए और हमने 16 अप्रैल उसके अंदर डेट रखी है और अपने सऊदी एम्बेसडर को कहा है कि इस चीज़ को टेकअप करें। जो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान और जो सऊदी क्राउन प्रिंस के दरमियान एक बात तय हुई है उसको हम एक्सपेडाइट करें। इसी तरह हम देखते हैं कि ये ड्यूल सिटीज़नशिप के इश्यूज़ हैं कि जो पाकिस्तान से दूसरे ममालिक के मुल्क हैं
उनके साथ जो एग्रीमेंट्स होना चाहते हैं और पाकिस्तान के अंदर वो डिले होता है, उसको हम एड्रेस करते हैं। और रिसेंटली हमने इनिशिएटिव लिया और डेनमार्क जो है वो 20वां दुनिया का मुल्क बना जिसमें पाकिस्तानियों को ड्यूल सिटीजनशिप जो है उसकी अलाउ हुए, और वो ये है जी। उसके बाद ये है कि जो पाकिस्तान के अंदर एयरपोर्ट्स पे आते हैं उनके जो मसाइल हैं, तो हमने पाकिस्तान के 8 इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स के ऊपर 1 विंडो फैसिलिटेशन डेस्क इस्टेब्लिश किए हैं, जो 1,45,000 से ज़्यादा लोगों को अब तक असिस्टेंस जो है वो प्रोवाइड कर चुके हैं। और उसका हमने मैकेनिज़्म इतना रखा है कि अगर कोई भी शिकायत किसी भी एजेंसी से रिलेटेड आए, जो 12 फेडरल गवर्नमेंट की एजेंसीज़ वहाँ पे काम करती हैं, तो उनको फौरी तौर पे हम अपने जो CCTV फुटेज है उनसे उसको मॉनिटर करके, तो हमने कई लोगों को उस पर सज़ाएँ भी दी हैं। एक और बहुत बड़ा हमने काम वहाँ पे किया एयरपोर्ट्स के ऊपर कि पाकिस्तानी जब जाते थे या आते थे तो उनका नाइकॉप एक्सपायर होता था और उस वजह से उन्हें ऑफलोड किया जाता था। तो अब पाकिस्तान के तमाम इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स के ऊपर नादरा के एनकाउंटर्स बने हैं। अगर आप पाकिस्तान से जा रहे हैं या पाकिस्तान से आ रहे हैं तो नादरा आपको असिस्टेंस जो है वो प्रोवाइड करता है और आपको फौरी तौर पे वो कार्ड रिन्यूअल करके वो देता है। इसी तरह प्रोटेक्टर्स जो है वो अब हमने एयरपोर्ट के ऊपर जाके उसे शुरू कर दिया है। तो इस तरह के बेशुमार जो मसाइल ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ के सिस्टमिक थे उनको हमने एड्रेस किया और पिछले 4 साल के अंदर जो हमने इस पूरी एक्सरसाइज की है, अब अल्हम्दुलिल्लाह आप जहां भी पाकिस्तानियों से ये पूछेंगे तो जो फेडरल गवर्नमेंट से रिलेटेड इश्यूज थे उनके अंदर खातिर खा जो कमी आई। हमने 56 के करीब इनिशिएटिव्स जो हैं वो ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ के लिए, उनकी रेमिटेंसेस को स्ट्रीमलाइन करने के लिए, उनकी काउंसलर एक्सेस के लिए, उनकी मिशंस के अंदर सूरत हाल, और हमने हर एम्बेसडर को बाउंड किया है कि वो हफ्ते में 1 दिन बगैर अपॉइंटमेंट जो है वो पाकिस्तानियों को मिले और हम उन रिपोर्ट्स को देखते हैं। अब मैं आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से ये भी कहना चाहूँगा कि अगर किसी ओवरसीज़ पाकिस्तानी का इशू इस्लामाबाद रिलेटेड या किसी भी फेडरल गवर्नमेंट से रिलेटेड है तो वफाकी मोहतसिब की वेबसाइट के ऊपर हमारा जो कॉन्टैक्ट डिटेल्स है उसके ऊपर आप आएँ। हम आपकी शिकायत का अजाला जो है वो 60 डेज़ के अंदर करेंगे और हम उसी तरह प्रायोरिटी देते हैं ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ को जिस तरह हमारे लोकल सिटीजन्स हैं, क्योंकि हम बिलीव करते हैं कि जितना इनका नेशनल कॉन्ट्रीब्यूशन है इकॉनमी के अंदर है और 218 मुल्कों के अंदर ये हमारे एम्बेसडर्स हैं और इनकी हर जो चीज़ है और ऑलमोस्ट इनकी तो तमाम शिकायत हैं वो जायज़ होती हैं लेकिन इनको प्रॉपर तवज्जो नहीं दी गई। सही है, ठीक है। मुझे प्रोग्राम में एक ब्रेक लेनी है, वापस आते हैं एक ब्रेक के बाद। प्रोग्राम में एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। आफ्ताब साहब, जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी है इन्हें कानूनी तौर पर भी बड़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। मतलब अगर किसी की प्रॉपर्टी पर कब्ज़ा हुआ है, वो कोर्ट में केस फाइल करता है, 20-20, 30-30 साल लग जाते हैं उस केस को ख़त्म होने में, फैसला आने में। लेकिन क्या अदालती सतह पर इक़दाम उठाए जा रहे हैं? क्योंकि सुनने में आ रहा था कि ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के जो केसेस हैं उनको स्पीडी बुनियादों पर कम वक्त में निपटाया जाएगा। जी, मैं अभी जो वसीम अख्तर साहब और जो वफाकी मुतसिब के नुमाइंदे हैं सुन के इनकी बातें तो बहुत खुशी हुई कि बहुत सारी कुछ तब्दीलियां ये ला रहे हैं। और क्योंकि इससे पहले मैंने बहुत सारे गैर जो हमारे ओवरसीज़ हैं उनके भी केसेस किए हैं, लेकिन यहाँ वहाँ पे ये सूरत हाल थी बैरून मुल्क में जितने भी ममालिक हैं वहाँ पे पाकिस्तानियों का इतना बुरा हाल था। मैंने यहाँ पाकिस्तान में लाहौर में क्या पूरे पाकिस्तान में बहुत सारे गैर मुल्कियों के केस के जिसमें राजी डिसाई जो वज़ीर आज़म इंडियन थे उनकी बेटी रोशनी डिसाई आई, उसके बेटे का मामला था, कनाडा से वो आई थी यहाँ, वो केस भी किया। मैंने एम्बेसीज को देखा है, उनके एम्बेसडर तक कोर्ट के बाहर और अंदर आके बैठे रहते थे, प्रोसीडिंग्स देखते थे। लेकिन हमारे एम्बेसडर को कभी इतनी नहीं तौफीक हुई कि अपने पाकिस्तानी जो जेलों में पड़े हैं, जहां भी पड़े हैं, उनके क्या मसाइल हैं, जेलों वाले तो अपनी जगह पे, जो दूसरे मसाइल हैं, आम मसाइल हैं, उनके लिए भी वो कोई परसू नहीं करते। लेकिन ये जो वसीम अख्तर साहब और जो नुमाइंदे हैं वफाकी मोहतसिब के, मैं उनसे ये जरूर गुजारिश करूंगा कि जिस तरह इन्होंने ये बात बताई कि एक दिन हफ्ते में हमने हर मुल्क में एम्बेसडर के लिए मुतय्यन कर दिया है कि वो उनकी शिकायत को सुने, ये बहुत खुश आइंद है और होना भी चाहिए। लेकिन ये तो वफाकी मोहतसिब का आ गया। अब जहां पे प्रोविंस होगा वहां पे मैं वसीम अख्तर साहब को कहूंगा, जहां पे वो कह रहे हैं कि हमने वो बहुत सारी जो है वो नया ड्राफ्ट बना है, नया ड्राफ्ट के अंदर ये भी पाबंद कर दें कि वो जहां पे वफाकी मोहतसिब के अदारे के पाबंद हैं वहां सूबाई मोहतसिब के भी पाबंद हो जाएं, ताकि लोगों के जो सूबे के अंदर, शहरों के अंदर जो मसाइल हैं, जैसे मेन मसाइल जो हैं 90% ओवरसीज के वो हैं प्रॉपर्टीज के।
क्योंकि वो डिपेंड करते हैं और उनको सबसे ज्यादा जो नुकसान पहुंचता है ओवरसीज को अपने ही रिश्तेदारों से, अपने ही दोस्त अहबाब से पहुंचता है, जिन पर वो ट्रस्ट कर लेते हैं और उनकी प्रॉपर्टीज को वो यहाँ इन्वेस्ट करते हैं। बाद में उनको फिर साल जो है मुकदमात में गुजरते हैं, फिर वो बैरून मुल्क से आके यहाँ अपने केसेस की वो जो पैरवी नहीं कर पाते। इस सिलसिले में मैं जरूर कहूंगा कि ये जो ड्राफ्ट बन रहा है उसमें एक शिक का और इजाफा, जहां बहुत सारी शिकें इन्होंने की हैं, वसीम अख्तर साहब से गुजारिश करूंगा कि एक जरूर कर दें कि वो जो ओवरसीज जो है डिपार्टमेंट यहाँ पे पाकिस्तान के अंदर वो जो ओवरसीज का मुकदमा है उसकी पैरवी वो करेंगे। यहाँ पे बैठ के वो बैठे हैं ओवरसीज के नुमाइंदे, वो यहाँ बैठ के जो है जितने भी ओवरसीज के मुकदमात हैं उनकी लुक आफ्टर भी वो करेंगे। वो एक ऐसा इसको फाल अदारा बना दें ताकि ओवरसीज के अंदर जितने हमारे पाकिस्तानी हैं जिनको मुकदमात का सामना है, तो स्पेशली ये जो सिविल साइड के मुकदमात हैं जो साल चलते हैं, इनके लिए जैसे चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने जुडिशियल पॉलिसी ने भी अनाउंस किया है कि हम ओवरसीज को प्रेफर करेंगे। उसके लिए जैसे इन्होंने बताया कि हर चीफ जस्टिस के पास एक सेल बन गए। मैं कहता हूं ये बहुत खुशाइंद है। इससे ओवरसीज पाकिस्तानियों को मैं समझता हूं बहुत सारी जो है उनकी मुश्किलात कम हो जाएंगी। अगर ये इसी तरह जिस तरह इन्होंने ये बातें की हैं इस पे अमल हुआ तो इंशाल्लाह आने वाले वक्तों में मैं ये समझता हूं कि ये बहुत सारे ओवरसीज के मसाइल जो हैं वो हल हो जाएंगे अगर इसी तरह। लेकिन एक चीज का क्रेडिट वैसे देना चाहिए, इस तरह ओवरसीज के जो मसाइल हैं साबका हुकूमतों में इस तरीके से एड्रेस नहीं किए गए। एक अच्छा कदम तो उठाया है, लेकिन अब इम्प्लीमेंटेशन जाहिर है होगी तो ही लोगों के मसाइल हल होंगे। और देखिए मैडम, मैं इसमें ये बताना चाहूँगा, देखिए इम्प्लीमेंटेशन जो है ना वो ये इस तरह है कि जब आपके 84 लाख से ज़्यादा पाकिस्तानी बाहर हों और तकरीबन 3-4 लोग अगर उसको फैमिलीज़ को करे तो 1/4 ये ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ की आपका 22 करोड़ के अंदर जो है वो एक रेशो बनती है। अब ये है कि इंस्टीट्यूशंस बने, हमने बीइंग अ वफाकी मोतसिब जो है वो दूसरे प्रोविंसेस को भी कहा है कि आप पंजाब की तर्ज के ऊपर जो ओवरसीज़ कमीशन जो बनाए और इंक्लूडिंग आज़ाद कश्मीर को हमने मिनिस्ट्री ऑफ ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ को इस मामले की डायरेक्शन दी है। अब चीज़ वो आ गई है कि जहाँ के ऊपर लिटिगेशन आती है वहाँ के ऊपर तमाम इदारे जो हैं वो सब जुडिस मामले की वजह से पीछे हटते हैं। उसके लिए जो हमने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को ऑन बोर्ड किया, तमाम हाई कोर्ट के जजेस को ऑन बोर्ड किया, तो ये वो प्रोग्राम है जिसको पब्लिक अवेयर किया जाना चाहिए कि अगर आपका कोई मामला किसी पाकिस्तान की कोर्ट के अंदर पेंडिंग है तो आप अगर उसका फ़ैसला टाइमली नहीं हो रहा और स्टे उसके अंदर जा रहा है तो आप चीफ जस्टिस को एप्लीकेशन दें और उसको रिजॉल्व करें। और दूसरी बड़ी अच्छी ये प्रपोज़ल आई है, चूँकि पाकिस्तान के अंदर जो केसेस चलते हैं उनके अंदर ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ की वकील रखने के बावजूद भी प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन नहीं होती और 2-2 माह की तारीख पढ़ते हैं। अगर इस तरह का सेल जो है वो पंजाब के अंदर बन जाए, चूँकि ज़्यादा हमारे ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ इन्हीं डिस्ट्रिक्ट से रिलेट करते हैं और इनके केसेस भी अपनी फैमिलीज़ के अंदर है, मैं दुनिया में कई ममालिक के अंदर गया हूँ, तो वो एक ट्रस्ट की वजह से ये ट्रांसफ़र्स ऑफ प्रॉपर्टीज़ के जो इशूज़ जो हैं वो रेज़ होते हैं और फिर प्रॉपर्टीज़ पे कब्ज़ा हो जाता है। चूँकि जब ये लोग बाहर जाते हैं तो इनका पाकिस्तान के अंदर वापस आना ज़रा मुश्किल होता है बिकॉज ऑफ लीगल डॉक्यूमेंटेशन, तो उसका वो बेनिफिट उठाते हैं। तो अगर पंजाब ओवरसीज़ कमीशन के अंदर एक मैकेनिज़्म बन जाए और ये तमाम अपनी जो इन्होंने डिस्ट्रिक्ट कमेटीज़ बनाई हैं ये डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जजेस से मीटिंग करके उस लिस्ट को निकाल लें और उसको इस नेशनल जुडिशल पॉलिसी के मुताबिक टेकअप किया जाए और इनका नुमाइंदा जो इस चीज़ को इंश्योर करे कि जी हफ्ते से ज़्यादा किसी केस की डेट नहीं पड़नी चाहिए और ये तमाम मामले जो हैं ये 6 माह के अंदर ख़त्म होने चाहिए, तो पाकिस्तान के अंदर जो प्रॉपर्टी का फ्रॉड है ये भी ख़त्म होगा। और दूसरा ये है कि पाकिस्तान के अंदर जो एक लिटिगेशन की वजह से लोग सफ़र करते हैं उसके अंदर खातिर खा जो कमी आएगी। एक और मैं एडवाइस करना चाहूँगा ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ को कि आपके ये जो मसाइल हैं ये सिर्फ ट्रस्ट की वजह से आए हैं। अगर आप अपने लीगल डॉक्यूमेंट्स को सिक्योर करें और अपनी ये सारी ट्रांजैक्शंस जो हैं थ्रू अटॉर्नीज़ या लीगल करें जिस तरह बाहर के मुल्कों के अंदर होता है, तो आपको ये प्रॉब्लम्स भी नहीं आएंगे और आपकी प्रॉपर्टी जो है उसके डॉक्यूमेंट्स भी सिक्योर होंगे और कोई कब्जे की जरूरत भी नहीं करेगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया। इन्हीं ओवरसीज़ के मसाइल के हवाले से हमारे प्रोग्राम नाइट एडिशन में मुझसे बात करते हुए वफाकी वज़ीर कानून फ़ारूक नसीम साहब ने कुछ कहा था, वो ज़रा सुनिए।
ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ की मिसाल ही ले लीजिए, हमारा 92 का एक प्रोग्राम है परदेश से देश तक, वो मैं करती हूँ। ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ के जो मसले होते हैं वो प्रॉपर्टी रिलेटेड बहुत ज़्यादा होते हैं। वो जो प्रॉपर्टीज़ बनाते हैं 5-10 साल बाद जब उनको पता चलता है कि उनकी प्रॉपर्टीज़ पर कब्जा हो गया है, वो पाकिस्तान आते हैं, ओपोनेंट पार्टीज जो होती है जिन्होंने कब्जा किया होता है वो झूठे केस कर देते हैं, जाली डॉक्यूमेंट बनवा लेते हैं, जाली डीड्स बनवा लेते हैं, और उनको ये पता होता है कि बेचारा बाहर से आया हुआ है, ये कहाँ इतनी देर रुकेगा, बाहर जाके इसने नौकरी करनी है, अपना कारोबार संभालना है, तो वो जो मुकदमात है उनको लंबा से लंबा करते जाते हैं। तो ऐसे मुकदमात को कैसे सुलझाया जा सकता है, इनको कैसे वक्त पर जो है ना वो निपटाया जा सकता है, इसके लिए भी कानून साजी की जरूरत है, क्योंकि ये काम बंदे का कंसर्न है। जुल्फी बुखारी मेरे साथ बैठे और हमने ये एक तय किया है कि बहुत जल्द ये ओवरसीज़ प्रॉपर्टीज़ की रजिस्ट्रेशन की मैकेनिज़्म हम लाएंगे, और साथ साथ इनकी कोटें जो हैं, पंजाब में थोड़ा सा कॉन्सेप्ट इनिशियल स्टेज में था, लेकिन इसको भरपूर तरीके से इसको हम बड़ी जल्दी लाने वाले हैं। उसका कॉन्सेप्ट ये है कि कोई भी ओवरसीज़ पाकिस्तान से बाहर कोई भी ओवरसीज़ पाकिस्तानी है तो उसको ये फैसिलिटी होगी कि अपनी किसी किस्म का रेंट एग्रीमेंट हो या कोई और चीज़ हो तो वो ओवरसीज़ का जो रजिस्ट्रार है उससे वो रजिस्टर कर लेगी। उससे ये होगा कि देखें ज़्यादातर केस इस तरह के हैं कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी एक बाहर बैठा हुआ है, उसने रेंट पे अपना घर उठा दिया, और 10 साल बाद जो टेनेंट है उसने जालसाजी करके अपनी तमाम की तमाम प्रॉपर्टी अपने नाम कर ली जालसाजी से। तो अब इसमें ये हुआ करेगा कि अगर कोई रेंट एग्रीमेंट जो है ओवरसीज़ रजिस्ट्रार से रजिस्टर हो जाए, उसको वो अटेस्टेशन आ जाए और छोटी मोटी उसकी फ़ीस होगी, तो फिर चाहे जब तक कि वो एक नई डीड से वो डी रजिस्टर चीज़ नहीं होगी तो उसी रेंट एग्रीमेंट को तस्वुर किया जाएगा, और इस तरह किसी किस्म की जालसाजी जो ओवरसीज़ की जो प्रॉपर्टीज़ हैं उसमें समझिए बहुत मिनिमल चांस हो जाएगा। और उसके साथ साथ जितनी भी इन्वेस्टमेंट्स हैं, कोई एग्रीमेंट्स हैं ओवरसीज़ पाकिस्तानी, जैसे कहीं कोई फ्लैट ख़रीद रहा है, कहीं प्लॉट ले रहा है किसी स्कीम में या किसी में, तो वो पहले ओवरसीज़ रजिस्ट्रार से रुजू करेगा, ओवरसीज़ रजिस्ट्रार के सामने वो रजिस्टर होगी चीज़ें, और अगर ऐसी रजिस्ट्रेशंस हो जाएंगी तो फिर ओवरसीज़ इन्वेस्टर्स का, ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ का इंटरेस्ट भी प्रोटेक्ट होगा, और अगर उस डीड की कोई वायलेशन करेगा तो एक स्पेशल ओवरसीज़ की कोर्ट्स होंगी जो इसको 1 महीने के अंदर मुकदमे को निपटाएंगी। मेरे तमाम मेहमानों का बहुत शुक्रिया। हमने आज का प्रोग्राम इन शख्सियात के साथ इसीलिए रखा ताकि आप लोगों के मसाइल के हल पर भी बात हो सके, क्योंकि अक्सर हम ये शिकायत सुनते हैं कि आप लोग अपने प्लेटफॉर्म पर आवाज़ तो उठा देते हैं, हमारी आवाज़ पहुंचा तो देते हैं, लेकिन जब मसले के हल की बात आती है तो बहुत सी रुकावटों का सामना करना पड़ता है। यही मकसद था हमारे आज के इस प्रोग्राम का। प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो गया है, मुझे इजाज़त दीजिए, अगले हफ्ते हाजिर होंगे नए प्रोग्राम के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।